स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैफ सरजी में। दोस्तों आज लेकर आए हम एक ऐसा हिंदी का मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए जिसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसी से अच्छे नंबर के साथ में पास हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए पहचान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, सही गलत? बिल्कुल गलत। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, बिल्कुल गलत, महाकाव्य नहीं है। तीसरा पढ़ लेते हैं। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये बिल्कुल सही। गोदान जो है प्रेमचंद का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। ओके, वहां पर आपको OMR शीट में इस तरीके से आपको सर्कल कर देना। बहरहाल दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें भी आपको पहचान करनी है, पढ़ लीजिए। ये है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य, बिल्कुल गलत। क्या है ये? प्रसिद्ध उपन्यास है, गलत हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, बिल्कुल गलत। तीसरा है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है, बिल्कुल सही। तो आप तीसरे वाले को सही कर दीजिए, इसका उत्तर ये है। तीसरा प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के कौन लेखक हैं? आपने रचना याद करी होगी तो आपको मालूम होगा कि आकाशदीप के लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही, पहला ही उत्तर ठीक है, यही इनके लेखक हैं। अब है चौथा प्रश्न, शुक्ल युग की समय सीमा है। क्या शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? देख लीजिए। 1919 से 1920 तक, बिल्कुल गलत है। 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय सीमा है, तो आप इसको सही कर दीजिए। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा। देखिए भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, यानी कि जीवनी है या रेखा चित्र है या आत्मकथा है या एकांकी है? तो भारत दुर्दशा जो है वो एकांकी है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन है? इसका संपादन किसने किया, यानी कि किसने इस पत्रिका को लिखा था? तो इसके हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद पर इसके क्लिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं केशवदास, तो आप इस पर केशवदास को क्लिक कर दीजिए। आठवां प्रश्न है, प्रियप्रवास के रचना कौन है, यानी कि जो प्रियप्रवास है इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त, ये गलत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो प्रियप्रवास है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिऔध जी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। नवा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यानी किस समय तार सप्तक छपा था? तो इसका उत्तर है 1943, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। 1943 इसका उत्तर है। 10वां प्रश्न है, आधुनिक युग की समय सीमा है, यानी कि जो आधुनिक युग है इसकी समय सीमा क्या है? 1919 से 1938 तक नहीं है, 1936 से 1943 नहीं, 1918 से 1950 नहीं। देखिए आधुनिक युग आ रहा है यानी कि जो अब तक भी चल रहा है, तो ये 1938 में खत्म हो गया, ये 1943 में खत्म हो गया, ये 1950 में, लेकिन जो 1843 से अब तक चल रहा, तो इसका उत्तर ये है, बिल्कुल ठीक। अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का आपने पढ़ा होगा, जो किसी भी चीज को देखकर मन में जो खुशी होती है वो हास्य रस होता है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? शोक का मतलब होता है दुख, भय का मतलब होता डर, और हास्य का मतलब होता खुशी, तो इसका ये हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है, आप इसकी पहचान कर लीजिए। तो इसमें रूपक अलंकार, रूप अलंकार पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो रोला होता है इसके जो 4 चरण होते हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती हैं 24 मात्राएं। अगला है, अपमान शब्द में उपसर्ग है, यानी कि जो अपमान शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है अप, यानी कि शुरू वाला। उपसर्ग दिया है यानी कि शुरू वाला, और अगर प्रत्यय दिया है, प्रत्यय उपसर्ग की जगह पूछ लेता कि अपमान शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता? मान, लेकिन इसमें पूछा उपसर्ग, तो इसका है अप। अगला है, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, पीतांबर इसकी जब आप संधि करेंगे तो हो जाएगा पीत प्लस अंबर, यानी कि पीतांबर, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तो इसमें ये वाले समास पर आप क्लिक कर दीजिए। आगे आग का तत्सम रूप होगा, आग का तत्सम यानी कि आपने पढ़ा होगा, देखो आग का मतलब क्या होता? अग्नि, सूर्य, अंधेरा, दिन, क्या होता? अग्नि होता, तो आप इस पर अग्नि क्लिक कर दीजिए। तस्य की विभक्ति एवं वचन बताइए, ध्यान से पढ़ लीजिए, तस्य पूछ रहा, तो इसमें है षष्ठी कोमा एक वचन, ये वाला, अब इस पर क्लिक कर दीजिए। 18 है,
वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। आगे है वाच्य, यानी कि ये वाक्य है, ये वाच्य। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य प्रयोग के 3 भेद होते हैं। अगला है गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा, यानी कि जो गाय है किस प्रकार की संज्ञा? तो ये है जातिवाचक। आप इस पर क्लिक कर दीजिए जातिवाचक पर। अब है खंड ब। याद रखें जो खंड ब है ये 50 नंबर का आएगा और जो खंड ए यानी कि बहुविकल्प था वो 20 नंबर का आएगा। इस प्रकार आपका 70 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि इसमें वर्णन करना है प्रश्नों का। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उपयुक्त यानी कि ऊपर वाले गद्यांश का संदर्भ लीजिए। ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ क्या है, यानी किस चैप्टर से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप इसका किस प्रकार संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? गद्यांश इसका संदर्भ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन हुई है जिसके नीचे अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ यानी कि इसका मतलब बताना, देख लीजिए यहाँ से अंडरलाइन शुरू है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ अगर आप किसी गलत के साथ रहेंगे, गलत संगति में रहेंगे तो आपकी बुद्धि नष्ट कर देती है वाली संगति। यानी कि यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की तरह इसके पैरों में बन जाती है और वो गतिहीन हो जाती है और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। लेकिन इससे आगे लिख रखा है और यदि अच्छी होगी, यानी कि उसकी संगति अच्छी होगी, अच्छे लोगों में बैठेगा तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बहरहाल इसकी रेखांकित अपने शब्दों में इसका मतलब बताना, इसका ये व्याख्या हो जाएगी। अब है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो आप इसमें से जब आराम से देखेंगे तो ये मिल जाएगा सुदृढ़ बाहु किसको कहा है। तो सुदृढ़ बाहु का मतलब यहाँ पर है मजबूत सहारा, यानी कि कोई किसी अच्छी संगति में बैठेंगे, आप अगर कुछ गलत भी करेंगे जो आपका दोस्त होगा जिसकी संगति में आप बैठेंगे वो आपको संभाल लेगा। तो इसके लिए प्रयोग किया गया। अथवा में है, अगर आपसे ये नहीं आ रही है तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे और किए। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, प्रश्न कह रहा है इसका उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। यानी कि जो ये है किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है अजंता से। किससे लिया गया है? अजंता से। और अजंता जो चैप्टर है इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। तो इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब इसकी इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या किस तरीके से हो जाएगी, इसका आप अपने आराम से अपने शब्दों में इसका अर्थ बता सकते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त यानी कि आज़ाद कर उसे अमर किसको बोलते हैं? जो कभी नहीं मरे, बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, यानी कि बहुत मेहनत की है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। यानी कि इंसान ने कितनी कितनी मेहनत करी, कितने कितने दुख सहे, वो सब क्यों सहे? ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये बात पहुंचाई जाए। इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर से खंबे खड़े किए। तो देखिए प्रश्न है इसमें आगे, आदमी ने उपाय क्यों सोचे और क्यों किए? यानी कि जो आदमी ने उपाय सोचे क्यों सोचे और क्यों किए, देखिए इसका उत्तर भी इसे में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा था कि आदमी ने कितने उपाय सोचे और किए। क्यों सोचे? ताकि सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए क्या? इंसान की खूबियों की कहानी। क्लियर हो गया? इसका आप लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न होता है इसका उत्तर भी इसी में से आप ढूंढ सकते हैं। आगे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरि राय। यानी कि जो पद्यांश है
ये हमने जो पढ़ा ये गद्यांश था, ये पद्यांश है। और ये जो है इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के एकदम पता चल जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कछु दर्शाई। ये लिया गया है सूरदास जी के चैप्टर से। सूरदास जी ने चैप्टर लिखा था, चैप्टर का नाम पद है, और ये लिखा था अपने सूर सागर से। किसमें लिखा था ये? सूर सागर में लिखा है। तो इसका किस प्रकार हम संदर्भ लिखेंगे? देखो ये लिख रहा है ना, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। याद रखिए वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद के पद नामक पाठ से या पद नामक काव्य से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था, चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसका मतलब यह है, यानी कि इसमें बात करी गई है कृष्ण की। अगर कृष्ण की कृपा हो जाए तो जो लंगड़ा आदमी है वो चलने लग जाएगा, अंधा जो है वो उसको सब कुछ दिखने लग जाएगा, जो बहरा है वो सुनने लग जाएगा, जो बोल नहीं सकता वो बोल सकता है, और जो गरीब है भिखारी है वो राजा बन जाएगा। इसका मतलब ये है। प्रश्न है रेखांकित इसका प्रश्न है किसी अंश से किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो कृष्ण की। आगे, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार भी आ सकता है और अनुप्रास अलंकार भी इसमें आ सकता है। बहरहाल, अथवा कर गए, मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह माता रक्त का, वह मान रक्त का प्यासा था। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है हल्दी घाटी से। कौन से चैप्टर से लिया गया है ये लिया गया है हल्दी घाटी चैप्टर से। और इसके जो कवि हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो इसका संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी काव्य के हल्दी घाटी कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री श्याम नारायण पांडे हैं। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या कैसे हो जाएगी? इसकी व्याख्या इस तरीके से हो जाएगी, जो ये मेवाड़ केसरी था, यानी कि जो राणा प्रताप थे, वो केवल युद्ध का तमाशा नहीं देखने आए थे, बल्कि वो तो अपनी वीरता, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए और अपने सम्मान यानी कि इज्जत की रक्षा करने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में कूदे थे। वो दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध करते थे जैसे वे अपने सम्मान की रक्षा हेतु तो रक्त पिपासु हों। यानी कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मतलब वो इस तरीके से दौड़कर जंग में लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सम्मान के लिए किसी के खून के प्यासे हो। बहरहाल, अब रक्त का प्यासा होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। रक्त का प्यासा होना, इसका अर्थ लिखना है। ये एक मुहावरा दे दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जानी दुश्मन होना, यानी कि जान का दुश्मन होना। रक्त का प्यासा होना, इसका मतलब है जानी दुश्मन होना। प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आप इसमें जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। बहरहाल, चेतक, इसको आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, चेतक उनके घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि क्या दे दिया? संस्कृत दे दी, गद्यांश दी है। संस्कृत का गद्यांश दिया है और कहा है कि संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना। देख लीजिए कहाँ से लिया गया। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्तंभ अस्ति। ये जो लिया गया है, ये लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। कौन से चैप्टर से लिया गया? ये वाराणसी से लिया गया। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसका संदर्भ लिखेंगे हम, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस आपको इतना लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद लिखना, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र मिस्त्रम। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जब आपने संस्कृत थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, आसान है, ये तो बहुत आसान है वाराणसी चैप्टर, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यानी कि ऐसा का मतलब यह, नगरी का मतलब नगर, संस्कृत भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा का केंद्र स्तंभ अस्ति, केंद्र स्थल है। तो आप इसका आराम से अर्थ लिख सकते हैं। एक बार आप इसको किताब में या क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ये वाराणसी से लिया गया। अथवा में भारतीय संस्कृति तू सर्वेशा वताम बिलम संगम स्थली, यानी कि ये जो लिया गया है, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक
चैप्टर से लिया गया है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से या पार्ट से लिया गया है। सही है ना। इसमें क्या बताया गया है, पूरे चैप्टर में भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं और इसको भी आराम से लिख सकते हैं। अब है चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश याद रखें, अभी जो हमने करा वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। इसमें किसी एक का सह संदर्भ यानी कि संदर्भ भी लिखना और हिंदी में अनुवाद भी करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब क्या हो जाएगा और ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जो लिया गया है, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति से। कौन से चैप्टर से, भारतीय संस्कृति से। तो इसका जो संदर्भ हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हैं। तो हमने श्लोक बोल दिया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। सही है ना। आप इसका हिंदी में अनुवाद किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हों। आगे सर्वे सन्तु निराम्या, सब रोग रहित हो। निराम्य का मतलब रोग रहित हो। आगे है बोला है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब हो जाएगा सब कल्याण को देख लें यानी कि भलाई को देखें, कोई भी दुखी ना हो बस। अथवा करके है मरलम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपिनम यत्र कुशेयम सा काशी केन मियते। ये किस चैप्टर से लिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो ये लिया गया है वाराणसी नामक चैप्टर से। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद कैसा हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। इसका मतलब ये है जहाँ मरना भी कल्याणकारी है यानी कि नसीबी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। विभूतिष्म विभूषणम यानी कि जो भस्म होती है, राख होती है, वो भी विभूषण है, एक तरीके से वो भी जेवर है। आगे बोला है कोपिनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मियते। जहाँ कोपीन की रेशमी होती है उस काशी को किससे मापा जा सकता है, कोपीन भी रेशमी होती है। बहरहाल आगे पांचवा, अपने पठित यानी कि पढ़े हुए खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये जो होता है ये होता है मंडल के हिसाब से या जिले के हिसाब से। हम जो आते हैं अमरोहा जिले के अंतर्गत आते हैं और हम आते हैं मुरादाबाद मंडल में, और हमारे मंडल में लगता है मातृभूमि के लिए खंड काव्य। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य। इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, इस पूरे चैप्टर में जो हमारे मातृभूमि के लिए जिन वीरों ने अपनी जान की आहुति दी थी उनमें एक चंद्रशेखर आजाद भी थे, उनके बारे में इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई रखी, किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया, किस तरीके से अंग्रेजों के उससे वो बचते रहे, ये सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। आप एक बार खंड काव्य को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अब दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक रचना मांग रहा है और जीवन परिचय मांग रहा है, जीवन परिचय मांग रहा है। तो बहरहाल सबसे पहले इसमें बोला है जयशंकर प्रसाद, सबसे मोस्ट है, इसको आपको पढ़ लेना। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 में हुआ था। बहुत सारी जगह पे इसको 90 भी कहते हैं, 1890। मृत्यु कब हुई थी, 1937 को हुई थी। ये इनका जीवन परिचय है। एक आदमी की रचनाएं लिख देनी है। रचना क्या है, करुणाल्य हो जाएगा, राजश्री, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, रावती, आंसू, झन्ना, लहर, आकाशदीप, छाया, ध्रुव स्वामी, कामना, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। मैं बताते जाऊंगा लेकिन बहुत सारी इनकी रचनाएं ये आपको लिख देना एक बार, ये तो सबको याद होता है। बहरहाल दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, आपको याद होगा 1884 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। एक आध इनकी रचनाएं लिख देनी है। रचना क्या लिख देंगे, चिंतामणि लिख देंगे, विचार विधि लिख देंगे, रस मीमांसा लिख देंगे, त्रिवेणी लिख देंगे, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख देंगे। ये सब इनके, इसका भी आपको पूरा अच्छी तरीके से पूरे उसमें आ जाए जो इनका जीवन परिचय लिखना। अगर आपको ये भी नहीं आता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आप कर सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1884 को। कब हुआ था, 1884 को, और मृत्यु हुई थी 1963 को। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं हैं जैसे संस्कृति का अध्ययन, या चंपारण में महात्मा गांधी, या खादी का अर्थशास्त्र, या मेरी यूरोप यात्रा, बापूजी के कदमों में, मेरी आत्मकथा। ये बहुत सारी इनके रचनाएं हैं, आप इनमें से लिख सकते हैं। पूरा
आप इनका जीवन परिचय अच्छे से लिखें। किसी एक का लिखना ही, ये क्या थे, ये लेखक थे। अब है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय पूछ रहा। कवि कौन कौन है? सूरदास है, महादेव वर्मा, गोस्वामी, तुलसीदास। किसी एक कवि लिख सकते हैं। सूरदास के लिख दीजिए, बच्चों को सबको याद होता है। 1478 में इनका जन्म हुआ था, 1583 में मृत्यु हो गई थी। महादेव वर्मा है, इनका 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। या आप अच्छे से लिख सकते हैं इनकी रचनाएं भी और इनका भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। सातवां है अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। यानी कि ऐसा श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया और आपके याद हो। श्लोक भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी श्लोक इनका लिख सकते हैं जो इस प्रश्न में नहीं आया, प्रश्न पत्र में नहीं आया। श्लोक किसको कहते हैं? श्लोक बोलते हैं जो संस्कृत पद्यांश होते हैं, पद्यांश को श्लोक बोलते हैं। आप लिख सकते हैं। अब निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब इनके संस्कृत में उत्तर देने, देखिए संस्कृत में सबसे पहला ये प्रश्न है, वाराणसी कस्य केंद्र स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी का किसका केंद्र स्थल है? तो इसका आपको संस्कृत में उत्तर देना है वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायश्च केंद्र में अस्ति, यानी कि जो चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय वाराणसी जो चैप्टर उसको पढ़ेंगे, इसका उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएगा। केवल 2 करने हैं, 4 मिलेंगे। भारतीय संस्कृति के दिव्य संदेश, तो इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं? ये आप किससे लिया गया? ये भारतीय संस्कृति से लिख सकते हैं। वीर केन पूज्यते, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है, इसको आप नहीं छोड़ना है। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, इसका उत्तर ये है। बहरहाल विद्या केन विरत्ते, इसका उत्तर हो जाएगा अभ्यासेन, इसका उत्तर हो जाएगा अभ्यासेन विद्या विरत्ते। बहरहाल आप 2 लिख देना, ये वाला लिख देना, ये वाला लिख देना। इनकी अच्छी तैयारी करना, ये बहुत चांस रहते हैं कि ये वाला मिले, वीर केन पूज्यते। अब निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने। बेरोजगारी एक अभिशाप है या समस्या है, कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं। बेरोजगारी के बारे में, आजकल बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, और अब तो हमारा भारत भी पहले नंबर में आ चुका है जनसंख्या मामले में, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट है और सबको याद होता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण में क्या लिख सकते हैं? हेडिंग बनाएंगे, प्रस्तावना बनाएंगे, और जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, इस तरीके से 2-4 प्रदूषण लिखें और उनकी समस्या बाद में निष्कर्ष कर सकते हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान, ये मोदी जी ने चलाया था, इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लेंगे। 4 में से 1 करना है, अपने भाषा में लिखनी है, अपनी भाषा शैली में कुछ भी बना के लिख सकते हैं आप, ठोस नंबर मिलेंगे। अब 10वां शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। शहर की सफाई के लिए ये पत्र लिखने के लिए कह रहे हैं, ये बहुत आसान है। किस तरीके से लिख सकते हैं कि सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी को बोला तो मुख्य नगर अधिकारी कर सकते हैं। कहाँ के हैं आप, वो एड्रेस डाल के महोदय निवेदन इस प्रकार है कि आजकल सड़कों की सफाई, बहरहाल इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी समस्या है वो लिख सकते हैं। बहरहाल इस तरीके से अगर ये आपको नहीं आता तो ये आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने कॉलेज का नाम लिखिए, कुछ भी कॉलेज का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे आपका जो भी कॉलेज का नाम उसका नाम लिख के एड्रेस डाल के, और जो भी आपकी समस्या है यानी कि जो आप किस लिए आप अवकाश लेना चाहते हैं वो आप लिख के, जैसे अपने कॉलेज में कराओ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल ये अभी तक का हमारा मॉडल पेपर रहा है, आप इसकी अच्छी तैयारी करें। इस तरीके से अभी और भी हम मॉडल पेपर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, आप उनको देखें और अच्छे नंबर लाएं और देश का नाम करें, अपने माँ बाप का भी नाम करें।